मेरी स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ। अच्छा, शेयर हो गई है अब। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेयर ब्रिग्स पर्सनालिटी इंडिकेटर्स, जिसमें हमने बात की थी कि आपके चार बेसिकली कम्बिनेशंस हैं और उन चार कम्बिनेशंस का आगे फिर 16 कम्बिनेशंस भी बनते हैं, और उन पे हमने डिस्कशन की थी कि किस किस तरह से जो है वो एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी पे जो है वो काम कर सकता है, और उन पर्सनालिटीज़ का अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या इफ़ेक्ट होता है और आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे है बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स। उस इसको ओशन मॉडल भी बोलते हैं। अब ये जो बेसिकली ये 5 लेटर्स ओशन है, ये ईच लेटर रिप्रेजेंट करता है एक पर्सनालिटी ट्रेड को। तो अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट डू वी एक्चुअली मेंट बाय पर्सनैलिटी। इट इज़ एन ईजी कॉन्सेप्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस टू ग्रास्प इट व्हाट्स मेक्स यू यू। इट encompasses all the traits, characteristics and quirks that set you apart from everyone else। किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि पर्सनैलिटी क्या है। ये बेसिकली आप हैं। आपका जो आपकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली योर पर्सनैलिटी। और वो जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ ट्रेट्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड क्विट्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़ात के साथ रिलेटेड हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि पर्सनैलिटी के वो कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने एक साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक वेबसाइट है, इनकी बुक्स भी हैं, इनके आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करना है, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी वो बेसिकली जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी किस तरह से जो है वो डेवलप होती है, किन किन चीज़ों पे बेस कर रही होती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करके किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंट ये लिंक मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो ये चंद एक उन्होंने चीज़ें शेयर की हुई हैं जिसमें वो अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्रेन के साथ रिलेट करती हैं ये सारी चीज़ें, और वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं। वो एक एग्जांपल भी वहाँ पे एक केस भी डिस्कस किया गया है कि वो जो उसको चोट लगी थी और फिर वो उसके साथ सारी चीज़ें जो हुई, ये बेसिकली सारा आपके सब्जेक्ट से एज सच रिलेटेड तो नहीं है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप उनको एक नज़र जो है वो देख लीजिएगा। अब जो चीज़ जिस पे फोकस है हमारा वो आज का, वो आपके ट्रेड्स हैं, और वो आपके 5 ट्रेड्स बनते हैं दिस वन। अब उस चीज़ को वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ओशन के नाम से। उस ओशन को बेसिकली 5 फैक्टर्स भी बोलते हैं। दिस ओ बेसिकली रिप्रेजेंट्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी रिप्रेजेंट्स योर कॉन्शियंटियसनेस, ई रिप्रेजेंट्स योर एक्सट्रोवर्जन, ए रिप्रेजेंट्स योर एग्रीएबलनेस एंड एन रिप्रेजेंट्स योर न्यूरोटिसिज्म। अब ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एक पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। अब इसमें से हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस बेसिकली क्या है। दिस ओपननेस टू एक्सपीरियंस has been described as a depth and complexity of an individual's mental life and experiences. It is also sometimes called intellect or imagination. Openness to experience concerns people's willingness to try to new things, their ability to vulnerable and their capability to think out of box. The common traits related to openness to experience includes imagination, insightfulness, varied interest, originality, daringness, preference for variety, cleverness, creativity, curiosity, perspective, intellect, complexity। अब यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है
कि आपकी जो ज़ात है वो कितनी ज़्यादा ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। ये जैसे हमने पिछली पर्सनैलिटी ट्रेट में पढ़ा था एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये बिल्कुल उसी तरह से ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस का कि कितना ज़्यादा आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में शौक़ रखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से ये है जैसे आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, अपने सोशल सेटअप में भी कुछ लोगों को बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ होता है। और कुछ लोग इंतहाई रिलेक्टेंट होते हैं, वो कोई नया ब्रांड, कोई नई खाने की चीज़, कोई नया रेस्टोरेंट, कोई नया शूज़, कोई नया हेयर ड्रेसर, कोई डिफरेंट डॉक्टर, डिफरेंट डेंटिस्ट, वो इस चीज़ को प्रेफर ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं बस चुप करके उसी एक लाइन को हम फॉलो करते रहेंगे और इधर उधर हम नहीं जाएंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एक्चुअली इन दो पर्सनैलिटीज़ का। और वो लोग जो नई नई चीज़ों को देखना चाहते हैं, दे गो फॉर इमेजिनेशन, एक्चुअली वो इमेजिनेटिव होते हैं, वो इंसाइट कर रहे होते हैं चीज़ों को, उनके इंटरेस्ट वेरिड होते हैं, ओरिजिनलिटी पे बात कर रहे होते हैं, डेयरिंग होते हैं। हर वो बंदा जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली वो डेयरिंग होगा। फिर वो क्लेवरनेस, क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी होगी। ऑब्वियस है कि क्यूरियस होंगे तो आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इंटेलेक्ट है, कम्प्लेक्सिटी है या डेप्थ है। एन इंडिविजुअल हु इज़ हाई इन ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज लाइकली समवन हु हैज़ अ लव ऑफ लर्निंग, एंजॉयज द आर्ट, एंगेज इन क्रिएटिव कैरियर और हॉबी एंड लाइक्स मीटिंग न्यू पीपल। अब ये देखें, ये वो रिसर्च है जो रिसर्च इस बंदे ने 2016 में की थी, और उसने ये क्लेम किया है कि जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस बंदे हैं ये क्रिएटिव करियर को सिलेक्ट करते हैं, उनको शौक़ होता है कि वो दूसरे नए डिफरेंट लोगों से मिलें। एन इंडिविजुअल हु इज़ लो इन ओपननेस टू एक्सपीरियंस probably prefers routine over variety, sticks to what he or she knows and prefers less abstract arts and entertainment। जैसे मैंने अभी बात की कि वो नई चीज़ों को, नए कपड़ों को, डिफरेंट ब्रांड्स को, नए रेस्टोरेंट्स को वो एक्सपीरियंस करने में हिचकिचाते हैं, और वो ये चाहते हैं और वो सोचते ये हैं कि जो आप यूज़ कर रहे हैं आप उसी को यूज़ करते रहें। फिर आपका अगला है कॉन्शियसनेस। Conscientiousness is a trait that can be described as a tendency to control impulses and act in socially acceptable ways, behaviors that facilitate goal-directed behaviors. Conscientious people excel in their ability to delay gratification, work within the rules and plan and organize effectively. Conscience से है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली शऊर को बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो बाशऊर होते हैं और उनको अपने उन चीज़ों पे इतना कंट्रोल होता है कि वो अपनी उन इम्पल्सिस को कंट्रोल करते हैं और वो सोशली ऐसे बिहेव करते हैं जो नॉर्मली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है। और वो ये कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो कंसेंशियसनेस के नीचे फॉल करते हैं? वो आपके हैं परसिस्टेंस, आप एम्बिशन होता है, एम्बिश होते हैं, थॉरनेस होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, आप चीज़ों को रिलाई करते हैं, रिसोर्सफुलनेस की बात करते हैं, हार्डवर्क होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, परसर्वेसेंस पे बात करते हैं, और आप प्लान करते हैं। पीपल इन हाई कॉन्शियसनेस आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल एंड देयर करियर्स टू एक्सेल इन लीडरशिप पोजिशंस एंड टू dodgily pursue their goals with determination and forethought. People low in conscientiousness are more likely to procrastinate and to be fighty, impetuous and impulsive. अब ये बेसिकली आपके उन इम्पल्सिस को कंट्रोल करता है जो आपकी कॉन्शियंस को, आपकी पर्सनालिटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मैं ये क्लेम करूं कि जी अगर आप शॉर्ट टेम्पर हैं तो डेफिनेटली आप फिर क्या होंगे, आप कॉन्शियसनेस की लो पे होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी उन इंस्टिंक्ट इम्पल्सिस को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं। अगर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय कि आप डेफिनेटली सेल्फ डिसिप्लिन पे हैं, आप कंसिस्टेंसी पे हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। सो योर पर्सनैलिटी एंड योर इंडिविजुअलिज्म कैन बी रिलायबल। आप परसिस्टेंस हैं, आप परसिस्टेंट हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे जो है वो
रिलाई किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस कहलाती है। फिर है आपके पास एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो लोग, दिस फैक्टर हैज़ टू फेमिलियर एंड्स टू इट्स स्पेक्ट्रम, एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ये वही है जो हमने MBG में डिस्कस किया था। It concerns where an individual draws their energy from and how they interact with others in general. Extroverts draw energy from or recharge by interacting with others, while introverts get tired from interacting with others and replenish their energy with solitude. बेसिकली एक्सट्रोवर्जन, ये बेसिकली इसके दो एंड्स हैं। ये मैं अभी एक और डॉक्यूमेंट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है वो फाइल, ये स्लाइड शेयर से मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई है। हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसको डिस्कस कर लें। वो उसमें बता रहा है कि आपके पास दो एंड्स हैं, एक तरफ आप एक्सट्रोवर्ट हैं और एक तरफ आप इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप एक तरफ ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ कम हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा लोगों से मिल के खुश होते हैं, आप में एनर्जी आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं। और अगर आपका फोकस ये है कि आपने लोगों के साथ कम मिलना है, आपको पसंद नहीं है लोगों को मिलना, तो डेफिनेटली फिर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है, फिर आप इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्जन पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी में एक्सट्रोवर्जन के वेरिएबल्स हैं, तो दैट मीन्स कि आप सोशल हैं, आप असर्टिव हैं। असर्टिव मीन्स, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया इसको, असर्टिव मीन्स कि आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। मेरीनेस है, आउटगोइंग नेचर है, आप एनर्जेटिक हैं, आप टॉकेटिव हैं, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट हैं, आप चीज़ों को खुद से आर्टिकुलेट कर लेते हैं, फन लविंग नेचर है, टेंडेंसी फॉर अफेक्शन है, फ्रेंडलीनेस है और सोशल कॉन्फिडेंस है। ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है तो फिर आप में ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। इसको अगर आप अपने पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। अब दीज ट्रेड्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद people high in extroversion tend to seek out opportunities for social interaction where they are often the life of the party। अब जैसे इसको मैं अगर अपनी लाइफ के साथ में अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, तो हम लोग जब चाइना में थे, तो अक्सर हम जब बाइक ट्रैवलिंग पे जाते थे, तो मेरी कोशिश होती थी कि ज़्यादातर चाइनीज़ के साथ बात ना की जाए। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि मैं एक्सट्रोवर्जन पे फॉल नहीं करता, लेकिन हमारा एक दोस्त था, उसकी पूरी कोशिश ये होती थी कि वो जहाँ कहीं भी जा रहा है, जिस किसी से भी मिल रहा है, वो उसके साथ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च करता है कि वो उसके साथ वो बातें करना शुरू कर दें। वो इवन के वो उसमें वो किड्स हों, वो सीनियर सिटीज़न हो, वो यंग हो, फीमेल हो या मेल हो, उसको कोई बहाना चाहिए किसी के साथ बात करने का। तो बेसिकली वो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो एक्सट्रोवर्जन की एक बेहतरीन मिसाल थी जो हमें वहाँ पे देखने को मिलती थी। और हम उसको छेड़ा भी करते थे कि जी अगर किसी के साथ किसी ने कोई बात करनी है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो उसको बुला लें, वो इतना बोलता है कि आपकी जो है वो थकान दूर कर देता है। तो दे आर एक्चुअली व्हाट इज़ कि दे आर कंफर्टेबल विद अदर्स एंड आर ग्रीगेरियस एंड आर प्रोन टू एक्शन रादर देन कंटेम्पलेशन। People low in extroversion are more likely to be people of few words who are quiet, introspective, reserved and thoughtful। जो एक्सट्रोवर्जन की लोएस्ट पे होंगे वो क्या है कि उनके पास बोलने के लिए अल्फाज कम होंगे, दे आर एक्चुअली क्वाइट पर्सनैलिटीज़, इंट्रोसेप्टिव होंगे, इंट्रोपर्सपेक्टिव होंगे, रिजर्व्ड रहेंगे, अपनी काम से काम अपनी चीज़ों में ही रहेंगे, और थॉटफुल कि जब आप इस तरह के इंडिविजुअल से मिलेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि ये सोचने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या ये लोग सोचते रहते हैं। फिर है आपके पास एग्रीएबलनेस। दिस फैक्टर कंसर्न्स ओवर हाउ वेल पीपल गेट अलॉन्ग विद अदर्स, while extroversion concerns sources of energy and pursuit of interactions with others. Agreeableness concerns one's orientation to others. It is a construct that rests on how an individual generally interacts with others. ये agreeableness basically दूसरों के साथ मिल के अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करने पे बेसिकली डिपेंड करता है। इस एग्रीएबलनेस में जो चीज़ें फॉल करती हैं वो आपको अल्ट्रुइज्म है, ट्रस्ट है, मोडेस्टी है, आप कितने हम्बल हैं, आप कितने पेशेंट हैं, मॉडरेशन है,
टैक्ट है, पोलाइटनेस है, काइंडनेस है, लॉयल्टी है, अनसेल्फिशनेस है, हेल्पफुलनेस है, सेंसिटिविटी है, एमिबिलिटी है, चीयरफुलनेस है, कंसिडरेशन है। अब अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे मैं ये अगर बात करूं कि अगर आप सेंसिटिव हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होंगे, अगर आप हेल्पफुल हैं तो डेफिनेटली आप काइंड भी होंगे, अगर आप काइंड हैं तो दैट मीन्स कि आप लॉयल भी होंगे, और अगर आप लॉयल हैं तो डेफिनेटली आप कंसिडरेशन भी होंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो ओवरऑल यू वुड बी अ मॉडेस्ट पर्सनैलिटी, आप बड़े हम्बल और बड़े पेशेंट होंगे। अ पीपल हाई इन एन एग्रीएबलनेस टेंड टू बी well liked, respected and sensitive to the need of the others. They likely have few enemies and are affectionate to their friends and loved ones, as well as sympathetic to the plights of strangers. अब अगर मैं इसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करूं तो हम में ये एग्रीएबलनेस बेसिकली एज के साथ साथ आ जाती है। अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे जैसे हमारी एज फैक्टर बढ़ता जाता है तो हम लोग इन सारी चीज़ों पे एक्चुअली फॉल करना शुरू कर देते हैं। एंड द पीपल ऑन द लो एंड ऑफ द एग्रीएबलनेस स्पेक्ट्रम आर लेस लाइकली टू बी ट्रस्टेड एंड लाइक्ड बाय अदर्स। लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग उनको पसंद नहीं करते। दे टेंड टू बी कॉलस, ब्लंट, रूड, इल टेम्पर्ड, एंटागोनिस्टिक एंड सार्केस्टिक। इवन कि ये सार्केज़म भी इसी में ही आता है कि वो लोग जो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं वो भी बेसिकली आपके एग्रीएबलनेस की लोएस्ट फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली समझा ये जाता है कि आप सार्केज़म पे तब काम कर रहे होते हैं जब आप इल टेम्पर्ड होते हैं, आपको छोटे बड़े की या किसी आए गए की कोई तमीज़ अगर नहीं होती तो आप तब भी जो है वो ये उसी चीज़ों पे फॉल करता है। ऑल्दो नॉट ऑल पीपल हु आर लो इन एग्रीएबलनेस आर क्रूअल और एब्रेसिव, दे आर नॉट लाइकली टू लीव अदर्स विद वार्म फजी फीलिंग्स। और सीधी सी बात है कि वो लोग जो एग्रीएबलनेस की लोएस्ट पे होते हैं कि उसका ये मतलब नहीं है कि आप जालिम हैं, आप अब्यूसिव हैं, अब्रेसिव हैं, लेकिन आप ये भी नहीं हैं। सो यू शुड बी, यू मे बी लाइंग इन बिटवीन सम दीज वैल्यूज़ कि आप जो है वो कहाँ फॉल कर रहे हैं। और फिर इसका लास्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूरोटिसिज्म इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ meanness or incompetence but one of the confidence and being comfortable in one's own skin. It encompasses one's emotional stability and general temper. ये स्टेबिलिटी वही स्टेबिलिटी जिसकी हमने क्लास में बात भी की थी कि हाउ इमोशनली स्टेबल यू आर एंड हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर, कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल भी कर सकते हैं। इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो इनकम्पिटेंट हैं या आप मीन हैं, तो दैट डजंट मीन दिस एट ऑल। दीज स्टेट्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद, अब जो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी न्यूरोटिसिज्म के साथ रिलेट की जाती हैं। ऑकवर्डनेस, पेसिमिज्म है, और मुझे तो मैसेज भी बीच में ही जा रहा है। मूडीनेस है, जेलसी फैक्टर है, टेस्टनेस है, फियर है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है, टिमिडनेस है, वॉरीनेस है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी और ओवर सेंसिटिविटी। दीज ऑल फैक्टर्स एक्चुअली fall under the concept of neuroticism. Those high in neuroticism are generally prone to anxiety, sadness, worry and low self-esteem. जो लोग न्यूरोटिसिज्म पे हायर स्कोर पे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों की बिला वजह टेंशन ले लेते हैं, हर बात पे परेशान हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा कम है। दे मे बी टेम्परामेंटल और ईजिली एंगर्ड एंड दे tend to be self-conscious and unsure of themselves. Individuals who score on the low end of the neuroticism are more likely to feel confident, sure of themselves, and adventurous. They may also be brave and unencumbered by worry or self-doubt. अब ये वो लोग जो न्यूरोटिसिज्म के लोएस्ट स्कोर पे होते हैं वो ख़ुद को बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनको ये लगता है कि कोई मसला नहीं है, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हर चीज़ पे उनका एक अपना बिलीफ होता है और उनको किसी किस्म का कोई डाउट उसमें नहीं होता।
तो ये चंद एक जो 5 आपके पास यहाँ पे चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब ये ट्रेड नेटवर्क है जिसमें वो इन 5 फैक्टर्स को एक उसमें एक केस में पुट किया और फिर उसको डिस्कस कर रहा है। ये इसको आप एक नज़र देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली बात क्या कर रहा है। अब इसकी इसकी एक और एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी आपके साथ इस यहाँ पे पीपीटी में भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन था किसी का? जी सर क्वेश्चन ये था कि सर आपने 5 जो है सर डिफरेंट मतलब पर्सनैलिटीज़ के बारे डिस्क्राइब किया है सर, लेकिन मैंने कुछ ऐसे सर देखे हैं पर्सनैलिटी को सर, मैंने जज किया उनमें सर मतलब कम्बिनेशन सर आ रहे होते हैं। जैसे सर मतलब अगर एक बंदा एक्ट्रोवर्टिव है ना तो सर उसके अंदर सर वो काइंडनेस भी होती है बात नहीं वो सर, लेकिन सर ऐसे मतलब डिफरेंट सर हम इसको एक्सप्लेन ऐसे क्या कर सकते हैं कि सर वो उसमें सर कुछ पर्सनैलिटी के फैक्टर आ रहे हैं वो एक्ट्रोवर्टिव में आ रहे हैं, कुछ जो है सर वो इंट्रोवर्ट के भी आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद होगा कि हमने कल जब वो मेयर ब्रिग्स को डिस्कस किया था पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स को, तो उसमें हमने 16 कम्बिनेशंस देखे थे। वो जो 16 कम्बिनेशंस बेसिकली हैं, अगर आप उसको थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि एक ही पर्सनैलिटी, एक ही इंडिविजुअल वो एट अ टाइम एक्सट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी है, वो एट अ टाइम सेंसिटिव भी है, वो जजिंग भी है, वो एट अ टाइम वो इंट्यूटिव भी है, वो फीलिंग भी है। मतलब ये आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ये नहीं कह सकते कि जी आप ये बंदा एग्जैक्टली ये है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली आपकी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। किस तरह से कोई इंडिविजुअल किस सिचुएशन में बिहेव करता है, यही बेसिकली पर्सनैलिटी के फीचर्स हैं। समटाइम्स आपको जिन चीज़ों पे गुस्सा आना चाहिए उन चीज़ों पे आपको गुस्सा नहीं आता, और समटाइम्स आपको ऐसी चीज़ों पे जो बिल्कुल ही जिनको बिल्कुल ही आपको अवॉइड कर देना चाहिए था उस पर आप बिला वजह गुस्सा करके और बड़े सारे जो है वो फाउल डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली पर्सनैलिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली आपकी टाइम, प्लेस, आपकी एज, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप पर डिपेंड करते हैं। यही यही पर्सनैलिटी, यही मैं अगर बात करूं सर कि वो जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है जी कि इफ़ वी गो फॉर द हैप्पीएस्ट नेशन, तो वो कहाँ से पता चलता है जी आप हैप्पी कब होते हैं? तो अगर मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी देखें तो हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीड हायरार्की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी आप उससे आगे सोच ही नहीं सकते। एक भूखा इंसान किस तरह से खुश रह सकता है? जब पहले आपको उसकी भूख मिटानी है फिर वो खुश रह सकता है। तो बेसिकली जो चीज़ सोचने की वो ये है कि आप अगर अच्छा अर्न करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली यू फील मोर कॉन्फिडेंट, आप लाइट फील करेंगे। और अगर आप, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट है और इंतहा की है, तो हर बंदा दूसरे को काटने को दौड़ रहा है कि जी क्या करें क्या करें क्या करें। ये जो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है इसके आप रिजल्ट्स देखेंगे। आपने शायद पढ़ा भी हो कि जी बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो डाइवोर्स के भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। क्यों? कि लोग एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को पहले कभी किया ही नहीं था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। सेम इज़ द केस विद किड्स, कि वो बच्चे जो अभी कितनी देर से घरों में बंद हैं, तो एक्चुअली उनके माइंड्स पे, उनकी पर्सनालिटी पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करेगी कि एक बच्चा है जो इस एज में बहुत ज़्यादा बाहर खेलना चाहिए था उसको, और उसको आपने टैब में, टीवी में, स्क्रीन में और चार दीवारों में बंद कर दिया है, तो ये चीज़ें सारी की सारी उसकी पर्सनालिटी को जी सर इफ़ेक्ट करेंगी। क्लियर? जी अच्छा, सर क्लियर। अभी यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इन साइकोलॉजी द बिग पर्सनालिटी 5 ट्रेट्स आर 5 ब्रॉड डायमेंशंस domains of personality that are used to describe human personality. The theory based on the big 5 factors is called the 5 factor model. वो 5 factor model ये वही मॉडल है जो भी हमने डिस्कस किया, जिसको ओशन के नाम से भी हमने देखा। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। अब ये है वो चीज़ जो एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि एक तरफ आपका हाई है और दूसरी तरफ आपका लो होगा। ओपननेस टू एक्सपीरियंस में पीपल हु आर ओपन टू एक्सपीरियंस आर इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, appreciative of art, sensitive to beauty. They tend to be, when compared to closed people, more creative and aware of their feelings. They are more likely to hold unconventional beliefs.
वो लोग जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस के हायर साइड पे होंगे वो क्यूरियस हैं, वो इमेजिनेटिव हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो ओरिजिनल हैं। अगर आप प्रोविंशियल हैं, डल हैं, लिटरल माइंडेड हैं और इनफ्लेक्सिबल हैं, दैट मीन्स कि आप में ओपननेस टू एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो लो है या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। फिर इसी तरह से आपके पास कॉन्शियसनेस, कि अगर आप कॉन्शियसनेस में हाई हैं तो आप अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्लानफुल हैं और गोल ओरिएंटेड हैं। और अगर आप इस कॉन्शियसनेस के लोअर साइड पे हैं तो आप इररिस्पॉन्सिबल होंगे, स्लॉपी होंगे, इम्पल्सिव होंगे और केयरलेस होंगे। इसी तरह से आपका एक्स्ट्रा वर्जन शाई एंड स्लगिश हैं तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा वर्जन के लोअर साइड पे हैं। सोशल हैं, आउटगोइंग हैं, एनर्जेटिक हैं, असर्टिव हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा वर्ड होंगे। एग्रीएबलनेस पे वार्म, केयरिंग, टैक्टफुल, कंसिडरेट और कॉर्पोरेट हैं और दैट मीन्स कि यू आर हाई एट एग्रीएबलनेस। और इन केस ऑफ लो एट एग्रीएबलनेस you would be cold, rude, hostile or more like independent situation. In case of neuroticism, self-doubting, negative, anxious, guilty mood हमेशा, तो that means कि आप न्यूरोटिसिज्म के हाईएस्ट पे हैं। और इस तरह के लोग नॉर्मली आपको नज़र आएंगे गुस्से में, परेशानी में, डिप्रेशन में। और इनको आप और जो लोग जो यहाँ पे इन तीनों पे फॉल कर रहे होते हैं नॉर्मली दे आर नोन एज इमोशनली इनस्टेबल। जो लोग काम हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, फ्री फ्रॉम परसिस्टेंट नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली वो न्यूरोटिसिज्म के लोएस्ट पे फॉल कर रहे होते हैं। तो ये चंद एक जो है वो साइंटिफिक एक फाइंडिंग्स आपके साथ उसने शेयर की हैं। ये एक स्टडी है जिसने की है कि ऑल 5 फैक्टर्स आर शोन एन इन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ heredity and environment. Studies of twins suggest that these effects contribute in roughly equal proportion of 4 recent twin studies, and the mean estimated on self-report measures of the big factors are as follows. अब उसने एक स्टडी की है और उस स्टडी में वो ये बता रहा है कि अगर आप जैसे कि यहाँ पे देखें कि उसने बात की है कि ये डाटा उन्होंने हेरिडिटी पे लिया हुआ है। अब हेरिटेबिलिटी के बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ओपननेस टू एक्सपीरियंस लोग 57% हैं, एक्स्ट्रोवर्जन के 54% हैं, कॉन्शियसनेस के 49 हैं, न्यूरोटिसिज्म के 48 हैं और एग्रीएबलनेस पे 42% पे हैं। तो ये उसने एक स्टडी की है जिस पे वो इस चीज़ की बात कर रहा है। अब इसकी डेवलपमेंट क्या है कि ऑन एवरेज लेवल ऑफ एग्रीएबलनेस एंड कॉन्शियसनेस टिपिकली इंक्रीज विद टाइम, वेयर एज एक्स्ट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड ओपननेस टेंड to reduce. For example, the level of agreeableness and conscientiousness demonstrate a negative trend during childhood and early adolescence, before trending upward during late adolescence and into adulthood. वही बात जो मैंने आपसे पहले की कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो जैसे जैसे आप अपनी एज में बढ़ते जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। वही बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, वो जब कभी वो अपनी यंग एज में या थोड़ी सी जो है वो 30s प्लस में जाते हैं तो थोड़े से समझदार हो जाते हैं, चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के फेजेस होते हैं कि बाय द टाइम आप उस तरह से उस चीज़ों में से गुजरते जाते हैं और चीज़ें आपके लिए जो है वो चेंज होती रहती हैं। और पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखिएगा कि जो पर्सनालिटी आज आपकी है यही पर्सनालिटी आपको 4 साल बाद अपने आप में नज़र नहीं आएगी। मैं बार बार चीज़ें कहता हूँ, आपकी एज, आपका टाइम, आपकी प्लेस जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री जॉब्स करते हैं उनकी पर्सनालिटी के फैक्टर्स और वो लोग जो लोकल जॉब कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के फैक्टर्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। क्योंकि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका एक्सपोजर और उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो लोकल वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा होता। और यही डिफरेंस होता है जब लोग एक दूसरे के साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। न्यूरोटिसिज्म नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द रेशो ऑफ ब्रेन वॉल्यूम। अब ये बेसिकली ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, ये इट इज़ मोर लाइक आपकी FSC प्री मेडिकल हो जाएगी जिस पे
हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस ब्रेन के उन सेक्टर्स को डिस्कस कर रहा है कि अगर आपके न्यूरोटिसिज्म है तो आपका फोकस कहाँ पे होगा। ये बेसिकली MRI बेस्ड स्टडी है। और फिर ये आपके पास यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस हैं कि वुमेन कंसिस्टेंटली रिपोर्ट हायर न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस, वार्मथ एंड ओपननेस टू फीलिंग, एंड मेन ऑफन रिपोर्ट हायर असर्टिवनेस एंड ओपननेस टू आइडियाज़। तो ये जेंडर डिफरेंसेस भी हैं। फिर इसी तरह से आपके बर्थ ऑर्डर भी है कि फर्स्ट बॉर्न्स आर मोर कॉन्शियस एंड सोशली डोमिनेंट, लेस एग्रीएबल एंड लेस ओपन टू न्यू आइडियाज़ कंपेयर टू द लेटर बॉर्न्स। ये फर्स्ट बॉर्न और लेटर बॉर्न्स बेसिकली आपके बहन भाइयों में आपकी जो डिवीजन है, जो आपके सबसे बड़े होंगे घर में, भाई या बहन, उसकी पर्सनैलिटी के फैक्टर्स और होंगे, फीचर्स और होंगे, और वो जो सबसे छोटा या जो बाद में आएंगे उनकी पर्सनैलिटी के फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब एक ही घर में, एक ही चार दीवारी में डिफरेंट माइंड्स प्रिवेल करते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द पर्सनैलिटी मीन्स कि आपका टाइम, आपकी एज, आपकी प्लेस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्लियर? अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लें प्लीज़। सर आपने बताया कि एज के साथ साथ इंसान की जो है ये आदतें बदलती हैं, लेकिन सर एक इंसान छोटे होते हैं मतलब एक्सट्रोवर्ट है, तो वो सर बड़ा होगी भी एक एट द बड़े एज पे भी सर वो मतलब एक्सट्रोवर्ट ही रहता है, मतलब कि वो लोगों से मिलना पसंद करता है, रिश्तेदारों से मिलना पसंद करता है, वो मतलब मजाक मजाक वाली उसकी आदत है, तो वो सर वो मजाक ही करेगा बड़ा होगी किसी की तरह मर्जी हो जाए। देखें, इसमें तो मैंने एज नहीं देखी। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मैटर क्या करता है, जो चीज़ें आपके बचपन में रिलेट कर रही होती हैं उन चीज़ों को बेसिकली आपको कंट्रोल करना आ जाता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि बचपन में आप गुस्से वाले थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था आपको। अब जब आप ऑफिस में जाएंगे या जब आप किसी ऐसी जगह बैठे होंगे जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल आपका बचपन में नहीं था लेकिन ये अब आ गया है। दैट डजंट मीन कि अब आप चेंज हो गए हैं। चेंज आप ये हुए हैं कि अब आपको आपका गुस्सा कंट्रोल करना आ गया है। फिर आप वेट करते हैं कि जब यहाँ से लोग चले जाएं तो मैं फिर इसकी क्लास लेता हूँ। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, कि आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप उसको कंट्रोल करते हैं लेकिन आपको बाद में उसको निकालते भी हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं और ये पर्सनैलिटी के फैक्टर्स होते हैं। जी सर। अब देखिए घरों में कितनी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो समटाइम्स आप उसको अवॉइड कर देते हैं, समटाइम्स आप उसको ब्लंटली आगे से जवाब भी देते हैं, समटाइम्स आप उसको रोक लेते हैं कि नहीं मैं सूटेबल टाइम पे इसका जवाब दूंगा। तो ये सारी की सारी बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। और कुछ बीच में ऐसे बहन भाई भी होते हैं जिनको जो मर्ज़ी कह दें वो बस आगे से हंसते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, वो ज़िंदगी में चिल कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे इंसान भी हैं, उसी घर में हमारे साथ ही रह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपकी काम करते हैं। अब इस चीज़ को आपने लिंक करना है लीडरशिप के साथ। तो लीडरशिप को बेसिकली जब आप इसको लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि लीडर के लिए इन सारी चीज़ों का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। किस टाइम लीडर को किस पर्सनैलिटी फैक्टर पे काम करके और अगले बंदे को राज़ी करना है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एक सक्सेसफुल लीडर की। बिल्कुल सर। और आप देखें कि यही वजह है कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान क्यों है, क्योंकि इतनी 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 सेंस ही है सच किसी को नहीं है, इतनी डिटेल में कोई जाता ही नहीं है। और पाकिस्तान में लीडरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू तो किसी को है ही नहीं। हमारे यहाँ पे लीडरशिप वही है जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, उस चीज़ पे और इंटेलेक्चुअल पे तो फोकस ही नहीं है, पढ़े लिखे पे तो फोकस ही नहीं है। हम लोग तो हमारे तो वोट बैलेट डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले ले। सर कल्चर का इफेक्ट भी पर्सनालिटी के ऊपर आएगा ना, मतलब टाइम जी बिल्कुल आएगा। प्लेस, और ये जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो बिल्कुल आएगा आपकी ऐसे मैं जैसे कि मैं अभी बात करूं कि आपकी पर्सनैलिटी का फैक्टर इतना डिफरेंट हो जाता है कि वो लोग जो फैसलाबाद मेन सिटी के रहने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी के फीचर्स और होंगे, फैक्टर्स और होंगे। और वो लोग जो फैसलाबाद से 25 किलोमीटर बाहर किसी एक गांव में रह रहे हैं
तो उनकी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। तो ये बेसिकली कहने को वो 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। और अगर हम इसको और अगर हम इसको सही। और अगर हम इसको ग्लोबली ले जाएं तो फिर तो चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी। आप किसी ऐसे कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स को इतनी लिबर्टी नहीं है, तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी और हो जाती है। और यही लोग जब आप अगर इनको सऊदी अरब भेज दें तो वहाँ पे ये बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाते हैं। ये चीज़ें एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। ऐसे ही है सर। सही। अभी और कोई क्वेश्चन हैं? कितने लोग हमारे पास इस वक्त यहाँ पे? मैं 20 आपको मिला। ओहो, अच्छा, नो मोर क्वेश्चंस? नो सर, क्लियर। नो सर। चलें। और हमारी ये फीमेल्स तो कुछ नहीं बोलती, इनको कुछ समझ भी आ रही है कि ये बस ऐसे चुप करके बैठी रहती? जी सर आ रही है। समझ आ जाती है जब सारे होते हैं तो। जी सर आ रही है। सॉरी, नहीं, वो माइंड नोट ये टाइम लगाने आती है सर। क्या कह रहे हैं दीन साहब? ये टाइम लगाने आती है सर यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, चलो।